तो यूरोप में नेशनलिज्म का उदय, ये कहानी है एक आइडिया की, एक ऐसे आइडिया की जो आज़ादी के एक बहुत ही खूबसूरत सपने से शुरू हुआ, लेकिन इसका एंड हुआ एक भयानक वर्ल्ड वॉर में। सोचने वाली बात है ना, कि एक नेशन का सिंपल सा आइडिया आखिर इतना पावरफुल और इतना खतरनाक कैसे बन गया। चलिए इस पूरी जर्नी को आसान भाषा में समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1848 में एक पेंटिंग से। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया का जहां राजाओं के टूटे हुए ताज जमीन पर बिखरे पड़े हैं और अलग अलग देशों के आम लोग आज़ादी की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी दोस्तों, ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की पहली झलक थी। ओके, तो इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को हम 5 सिंपल हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले फ्रांस में नेशन का उदय, फिर आएगा नेपोलियन का ट्विस्ट, उसके बाद देखेंगे जनता की क्रांतियां, फिर जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन, और आखिर में नेशनलिज्म का वो डेंजरस मोड़। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और नेशनलिज्म के लिए वो शुरुआत थी 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। जरा इमेजिन कीजिए, सदियों से चली आ रही परंपरा एक झटके में टूट गई। पावर पहली बार एक राजा के हाथ से छीनकर आम लोगों के हाथ में दे दी गई। ये गेम चेंजिंग था। लेकिन ये सिर्फ पावर ट्रांसफर नहीं था, असली सवाल था लोगों को एक साथ लाने का। तो रेवोल्यूशनरीज ने नए सिंबल्स बनाए। उन्होंने ला पात्रे यानी द फादरलैंड और ले सिटोयन यानी द सिटीजन जैसे आइडियाज दिए। एक नया झंडा आया, एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को चुना गया। ये सब इसलिए ताकि अलग अलग लोग खुद को एक फ्रेंच फैमिली का हिस्सा समझने लगें। एक फीलिंग क्रिएट की जा रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सीन में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। एक तरफ तो उसने फ्रांस में ही डेमोक्रेसी खत्म कर दी, पर आयरनिकली आज़ादी और इक्वालिटी के आइडियाज़ को पूरे यूरोप में फैलाने का काम भी उसी ने किया। कैसी अजीब बात है ना। शुरू में जहां भी नेपोलियन की सेना जाती थी, लोगों ने उसे एक लिबरेटर, एक आज़ादी दिलाने वाला हीरो समझा। आखिरकार वो सदियों पुराने बेकार सिस्टम खत्म कर रहा था, मॉडर्न लॉज ला रहा था। लेकिन ये खुशी ना ज्यादा दिन नहीं टिकी। लोगों को जल्दी ही रियलाइज हुआ कि आज़ादी के बदले उन्हें भारी भरकम टैक्स, सेंसरशिप और अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती मिल रही है। लेकिन नेपोलियन की एक दिन ऐसी थी जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इसने कहा, कानून के सामने सब बराबर, प्रॉपर्टी का अधिकार सेफ है। ये वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे जो उसने अपने कब्जे वाले हर इलाके में लागू किए, और इनका असर, बिलीव मी, आज तक दिखता है। इन्हीं बदलावों के बीच एक नए ग्रुप की आवाज बुलंद हो रही थी, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। उनका आइडिया था लिबरलिज्म। वो चाहते थे कि जन्म से मिलने वाले स्पेशल अधिकार यानी एरिस्टोक्रेसी खत्म हो, सबको फ्रीडम मिले, और सरकार राजा की नहीं, लोगों की मर्जी से चले। 1815 में नेपोलियन हार गया। पुराने राजा महाराजा, जिनको कंजर्वेटिव्स कहते थे, वापस आ गए। उन्होंने सोचा, चलो टाइम को रिवर्स करते हैं, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जनता अब आज़ादी का स्वाद चख चुकी थी, और वो इसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। ऑस्ट्रिया के कंजर्वेटिव लीडर मेटरनिक ने एक बड़ी फेमस बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसका मतलब साफ था, फ्रांस में उठने वाली एक छोटी सी भी चिंगारी पूरे कॉन्टिनेंट में आग लगा सकती थी, और वो सही थे। और आग लगी भी। 1821 में ग्रीस ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। 1830 में फ्रांस ने फिर से अपने राजा को उखाड़ फेंका। इसकी आग बेल्जियम तक पहुंची। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। पूरे यूरोप में आज़ादी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये आइडिया सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं फैला, ये लोगों के दिलों में भी जगह बना रहा था, आर्ट, म्यूजिक और पोएट्री के जरिए। इसे रोमांटिसिज्म कहा गया। इस मूवमेंट का मानना था कि एक देश की असली पहचान, उसकी असली आत्मा, उसके लोकगीतों, कहानियों और कल्चर में बसती है। इसने लोगों को इमोशनली अपने नेशन से कनेक्ट किया। कहानी अब एक नया और ज्यादा सीरियस मोड़ लेती है। अब नेशन का सपना सड़कों पर क्रांति से नहीं, बल्कि स्टेट पावर, डिप्लोमेसी और सीधे सीधे जंग से पूरा होने वाला था। यहां से शुरू होती है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की जबरदस्त कहानी। जर्मनी को एक करने का बीड़ा उठाया प्रशा के चीफ मिनिस्टर ऑटो फोन बिस्मार्क ने। उनका फंडा बड़ा क्लियर था। उनका मानना था कि देश भाषण से नहीं, ब्लड एंड आयरन यानी खून और लोहे से बनता है।
और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने 7 साल में 3 बड़ी जंग लड़ी और बिखरे हुए जर्मन स्टेट्स को एक कर दिया। और फिर जनवरी 1871 में वर्साई के शानदार शीश महल में प्रुशिया के राजा काइजर विलियम प्रथम को एक यूनिफाइड जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यूरोप के ठीक बीचों बीच एक नए सुपर पावर का जन्म हो चुका था। इटली का यूनिफिकेशन दूसरी तरफ एक प्रॉपर टीम एफर्ट था। माज़ीनी आत्मा थे जिन्होंने आइडिया दिया, कवूर दिमाग थे जिन्होंने डिप्लोमेसी संभाली, और गैरीबाल्डी थे तलवार जिन्होंने अपनी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी। इन तीनों की मेहनत से 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल II यूनिफाइड इटली के राजा बने। यहां तक तो आज़ादी और यूनिटी की बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते नेशनलिज्म का ये खूबसूरत आइडिया एक बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था। अब ये लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि दूसरे देशों पर कब्जा करने का एक बहाना बन गया था। इससे कहते हैं इंपीरियलिज्म, बेसिकली नेशनलिज्म का बिगड़ा हुआ रूप। अब मेरा देश महान है का मतलब बन गया था, मुझे दूसरे कमजोर देशों को गुलाम बनाने का पूरा हक है। नेशन बनाने का गोल अब एम्पायर बनाने में बदल चुका था। इसका सबसे एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल था बॉल्कन्स का इलाका। यहां ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ रहा था और छोटे छोटे नए देश आपस में ही जमीन के लिए लड़ने लगे, और इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी यूरोपियन पावर्स ने, जैसे रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन। ये पूरा इलाका एक पाउडर केग यानी बारूद का ढेर बन चुका था, जिससे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और आखिरकार वो चिंगारी लगी। नेशनलिज्म का सफर, जो आज़ादी के एक खूबसूरत सपने से शुरू हुआ था, अंजाम तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विशाल विस्फोट पर आकर ख़त्म हुआ। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि नेशनलिज्म ये असल में करता क्या है? एक देश को जोड़ता है या फिर पूरी दुनिया को तोड़ने का काम करता है? इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।